बजट में हम लोगों ने 3 जो ड्यूटीज थी गवर्नमेंट की हम लोगों ने पढ़ी। दैट इज फर्स्ट कर्तव्य रिगार्डिंग सस्टेन्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सस्टेन्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जहां पे फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जीडीपी, ये सब की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। सेकेंड कर्तव्य इज स्टेट कैपेसिटी, जहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, हर सेक्टर्स, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर सेक्टर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की बात करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर की और स्टेट की गवर्नेंस कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, दैट इज सेकेंड कर्तव्य। थर्ड कर्तव्य में हम लोगों ने क्या किया, थर्ड कर्तव्य में हम लोगों ने इंक्लूसिविटी की बात की, समावेशी की बात की। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, जो हमारा विकसित भारत का टारगेट है, कौन से ईयर तक, 2047, जो हमारा विकसित भारत का टारगेट है, उसमें हम लोगों ने किसानों की हेल्प ली, फार्मर्स हो गए, आयुर्वेद हो गया, ठीक है, आपका मेडिकल साइंस हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, कैसे सबका विकास एक साथ किया जाए, एमएसएमई हो गई, इंडस्ट्री हो गई, तो उस पर ध्यान दिया गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो हम लोग कल चालू किया था, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे बिजनेस को आसान किया जाए, और ईज ऑफ लिविंग को, जीवन यापन को कैसे आसान किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, देखते हैं। पहला है कॉपरेटिव्स के बारे में, किसके, सहकारी समितियों के बारे में। आप देखेंगे जो पहले जो भी कॉपरेटिव्स हैं, जो मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मिल्क हो गया, तेल हो गया, फल और सब्जियां हो गई, जो सप्लाई कर रही हैं, गवर्नमेंट सिर्फ उनको डिडक्शन देती थी। डिडक्शन किसमें, टैक्स। जब भी वो टैक्स पे करते थे तो गवर्नमेंट उनको क्या करती थी, एग्जम्पशन देती थी और डिडक्शन देती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो भी सहकारी संस्था को कैटल फीड, जितने भी कैटल फीड हो गए आपके, ठीक है, यहां पे देखेंगे मैं इस कटौती का विस्तार करके इसमें सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु आहार, कैटल फीड्स और कपास के बीज की आपूर्ति को भी शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। मतलब जो भी आप लोगों के एनिमल हस्बेंड्री में जो भी कॉपरेटिव जुड़ा हुआ है, जिनको कैटल फीड चाहिए पशु के खाने के लिए, तो वो जो सप्लाई कर रहा है उनको भी रिडक्शन मिलेगा। मतलब जो कॉपरेटिव्स मिल्क में, तेल में, फ्रूट्स में, सब्जीज में जुड़ी हुई हैं और उनके जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं उनको भी रिडक्शन प्राप्त होगा, और जो कॉपरेटिव सहकारी संस्था है जो इनसे जुड़ी है उनको भी डिडक्शन प्राप्त होगा। मतलब उस सेक्टर से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबको गवर्नमेंट क्या करेगी, डिडक्शन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ठीक है, कटौती करेगी, उनको टैक्स में, करों में कटौती करेगी। आ जाओ, ठीक है। अभी जो भी सहकारी संस्था है, जितनी भी सहकारी संस्था है जो प्रॉफिट कमाती है पूरे साल भर में, जो डिविडेंड का उनका इनकम होता है पूरे साल भर में, उस डिविडेंड के इनकम पे टैक्स को एग्जम्प्ट किया गया है, उस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते वो डिविडेंड का जो इनकम है वो सभी सहकारी के मेंबर में वितरित होना चाहिए। समझ रहे बात को, जितना भी डिविडेंड इनकम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो सारा इनकम मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके टैक्स को एग्जम्प्ट करेगी। ठीक है, अगले 3 साल गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके डिविडेंड इनकम को एग्जम्प्ट करेगी, बशर्ते उनका जो इनकम है वो सभी उनके मेंबर संस्थान में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट
इक्वली होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इक्वली हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं पता। यह छूट केवल उन लाभांशों पर लागू होगी जो आगे उसके सदस्य सहकारी समितियों को वितरित किए जाते हैं। क्या? डिविडेंड, लाभांश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर हर सेक्टर्स में ना एग्जम्पशन दिए, हर सेक्टर्स में एग्जम्पशन दिए। कस्टम ड्यूटी कम की है बहुत चीज में, और किसी चीज में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई भी है जिसका हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके एक्सपोर्ट को पोटेंशियल बढ़ाने के लिए किसी बहुत सारी चीज जैसे केमिकल्स हो गई जो इंडिया में हम लोग बनाते हैं, उन केमिकल्स का एक्सपोर्ट जो कस्टम ड्यूटी है गवर्नमेंट क्या कर दी, बढ़ा दी है, ताकि बाहर से लोग क्या करें, उसको इंपोर्ट ना करें, हम लोग यहां बना के यहीं से एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और बहुत सी चीजों के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दी है। लिख लीजिए जल्दी, हो गया। मेन मेन पॉइंट जो था बजट का वो आप लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, वो सब याद रहेगा आप लोगों को। कितने आयुर्वेद हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बायो फार्मा के लिए, जैविक दवाइयों के लिए कितना आवंटन हुआ है अगले 5 सालों में, याद है? बायो फार्मा का पहला कर्तव्य 7 सेक्टर, 7 सेक्टर्स याद है? वो 7 सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स उसमें हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या हो गया आप लोगों को, हंसी आ रही है? बताओ, कुछ कॉमेडी चल रहा है तो हम लोग भी हंस लेते हैं। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, अगला क्या है, आईटी सेक्टर की बात कर रहा है। अभी देखेंगे इंडिया क्या है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के मामले में इंडिया एक ग्लोबल लीडर है, जहां पे हम लोग आउटसोर्सिंग, कंसल्टेंसी, आईटी सर्विसेज बहुत सस्ते दर में प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसी बात को लेके गवर्नमेंट बोल रही है इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी सक्षम सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, बिजनेस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज एंड उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अग्रणीय कंट्री माना गया है, उसके विकास के लिए एक एपेक्स कंट्री माना गया है। ठीक है, अभी ये क्या लिखा है, ये चाहे वो आईटी सर्विसेज हो, चाहे वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, या फिर चाहे उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ये सभी बिजनेस एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसको आप पूरे इस पूरे पॉइंट को सिर्फ आप लिखेंगे आईटी एंड इट्स अलाइड सेक्टर, आईटी और उससे जुड़े हुए संबंधित क्षेत्र, तो वो यही सब है। ठीक है, आईटी और एंड इट्स अलाइड सेक्टर, आईटी और उससे जुड़े हुए क्षेत्र सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम लोग इन इंटरकनेक्टेड सेक्टर में अपना सेफ हार्बर जो मार्जिन है उसको कितना कर दिए, 15.5% कर दिए हैं। अच्छा, अब सेफ हार्बर क्या होता है, सेफ हार्बर मार्जिन क्या होता है? ठीक है, इन सभी सेवाओं को एक सामान्य 15.5% के सुरक्षित बंदरगाह मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवा की एकल श्रेणी के अंतर्गत समेकित करने का प्रस्ताव है। क्या होता है सेफ हार्बर मार्जिन? एनीवन? सुरक्षित बंदरगाह मार्जिन क्या होता है? सेफ हार्बर मार्जिन क्या होता है? आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, न्यूज़पेपर वगैरह में, सेफ हार्बर, हार्बर हार्बर, है ना? क्या होता है, कोई एनीवन नहीं पता? ठीक है, देखेंगे सेफ हार्बर क्या होता है। सेफ हार्बर में ये होता है कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता है कि इंडिया में सारी सर्विसेज सस्ते दर में प्रदान की जाती है। ठीक है, जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं या आईटी से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, तो गवर्नमेंट क्या था, पहले कोई भी कंट्री यदि मान लो यूएस की मैं एग्जांपल लूं, लेट सपोज पहले यूएस की कोई कंपनी है, लेट सपोज यूएस की कोई कंपनी, इसका नाम है ए। ठीक है, अब ए कंपनी ने
ए कंपनी ने इंडिया में किसी बी कंपनी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए कहा। ठीक है, ए कंपनी जो कि यूएस में स्थित है, यूएस में काम करती है, उसने इंडिया की कंपनी जो कि बी थी उसको उसने काम करने के लिए बोला। ठीक है, यहां तक सबको समझ में है। अब वो बी कंपनी जब वो ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो जो गवर्नमेंट है एक प्रॉफिट मार्जिन सेटअप करेगी। प्रॉफिट मार्जिन मतलब जब ए ने बी को काम दिया तो बी का कम से कम 15.5% प्रॉफिट बनना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि 15.5% प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी ए या कोई भी कंपनी इंडिया में किसी भी कंपनी को काम नहीं दे सकती। समझ में आ रहा है? कम से कम 15% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तभी जाके वो कंपनी दूसरे आईटी कंपनी को इंडिया में क्लाइंट सर्विस प्रदान करने का ऑप्शन देगी। 15 से कम होगा तो नहीं। हम लोग 15 से कम में क्या कर दिए, सेफ हार्बर मार्जिन सेट कर दिए 15.5% का। यदि 15 से परसेंट ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो आइए बिल्कुल हम लोग को सेवा का करने का मौका दीजिए, और 15% से कम मार्जिन है तो हम लोग काम नहीं करेंगे। सिंपल। 15.5% का सेफ हार्बर मार्जिन का हम लोग को वो मिल रहा है। एप्लीकेबल टू ऑल। ऑल मतलब जो भी आईटी और आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्या हो गया आप लोगों को कुछ डाउट? नहीं समझ में आया? मान लो ये एक कंपनी है, ये यूएस की कोई कंपनी है, ए कंपनी, लेट सपोज टेस्ला है, टेस्ला इलॉन मस्क वाली। वो टेस्ला कंपनी इंडिया में बोल रही है किसको, रिलायंस को। बी जो कंपनी है रिलायंस है कि आप एक काम करना, टेस्ला के जितने भी कस्टमर हैं उनको आप लोग सर्विस देना, हम लोग खाली सामान बना के बेच देंगे, कार हम लोग बेच दिए बना के। अब वो कार में जो सर्विस होगी, कार की जो भी सर्विसेज होगी वो कौन प्रदान करेगी, रिलायंस प्रदान करेगी। तो रिलायंस बोल रही है कि हमको कम से कम 15.5% प्रॉफिट चाहिए, जितना भी प्रॉफिट है उसमें 15.5% हमको चाहिए, तब जाके हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 15.5 से ऊपर होगा चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। सेफ हार्बर मार्जिन मतलब 15.5 तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर चलेगा, उसके नीचे नहीं चलेगा। लिखा है ना, पहले कितना था प्रॉफिट हमारा, लगभग 300 करोड़ रुपया का। अब मार्जिन बढ़ाने से कितना हो गया, 2000 करोड़ रुपया। ठीक है, मार्जिन बढ़ाने से यह फायदा हुआ। आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित बंदरगाह का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करोड़ की जा रही है। मतलब आर लेबर इज नाउ नॉट अ चीप लेबर। अब हमारे लेबर क्या चीप लेबर नहीं है, उनको भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सिंपल। ठीक है, कि मतलब कोई फायदा नहीं उठा पाए, इसीलिए एक एग्जम्पशन, एक क्लॉज ले कि हमको 15% का मार्जिन चाहिए। सिंपल। लिख लिया, क्लियर है यहां तक? कहां और अच्छी तरीके से दिख नहीं रही थी तुम? तुम्हारा एग्जाम पता नहीं कितना सारा चलते रहता है, जब देखो एग्जाम ही चलते रहता है। हाँ, खाया पिया करो थोड़ा सा, पागल नहीं होगी। ठीक है, एथिक्स में क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? मोरल एंड वैल्यूज। तो सबके मोरल तो अलग अलग होंगे कि एक ही है? अलग अलग है। और वैल्यू? अच्छा, मोरल वैल्यू में अंतर क्या है, कौन बताएगा? बताओ, मोरल वैल्यू में अंतर क्या है? यही पढ़ रहे हो तुम लोग, नहीं? हाँ हाँ, ठीक हो कहीं ना कहीं, बट वैल्यू ना हर जगह सीखी जाती है। वैल्यू हर जगह से, स्कूल से सीखते हो आप, टीवी से सीखते हो आप, ठीक है, किसी इंसान से, टीचर से सीखते हो, अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा सीखते हो। तो वो सब आप लोगों को जब नोट्स मिलेगा ना एथिक्स का, लेकिन एथिक्स सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। एथिक्स सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, और बोरिंग सब्जेक्ट आप लोग लगवाओ सर से। तो हुआ ये था बाजीराव में।
तो एथिक्स की क्लास लेते थे मणिकांत सर, मणिकांत सर के एक सर है, वो जब लेते थे तो लगभग लगभग 600 से 700 बच्चों का बैच था। जिस दिन एथिक्स की क्लास है उस दिन सिर्फ क्लास में 20 लोग दिखेंगे और बाकी दिन क्लास में आपको पूरे के पूरे 700 लोग मिलेंगे, क्योंकि एथिक्स की क्लास कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। वो आते थे चुपचाप खड़े थे तो बस बोलना चालू, 2 घंटे कंटिन्यूसली बोल रहे हैं और हम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ नहीं पता, बस वो बोल रहे हैं। एथिक्स का ना मेन जो पता है, जो लोग बोलते हैं तैयारी कैसे करना चाहिए एथिक्स के लिए ना, सबसे अच्छी जो बुक है ना वो है लूसेंट की, लूसेंट की। एथिक्स में क्या होता है ना, एथिक्स के जो सिलेबस है ना, वन एथिक्स में जो पूरा सिलेबस पेपर 4 का, पेपर 4 के सिलेबस आप देखोगे ना तो उसमें हर एक एक टर्म्स दिया हुआ है। तो ना आप लोग ना हर एक टर्म्स को गूगल कीजिए, हर एक टर्म्स को गूगल कीजिए, यूपीएससी लिखिए टर्म्स के बाद और उसके डेफिनेशन को उतारिए और उसी डेफिनेशन को उतार के उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लिखिए। बस उतना ही करते हैं लोग, सीरियसली लोग उतना ही करते हैं। कई टॉपर को मैं देखा हूं सिर्फ वो एथिक्स के नोट्स लिखते हैं जो सिलेबस में लिखा है, गूगल करते हैं, जो तैयारी तो क्लासेस नहीं किए कोचिंग नहीं किए, उसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आपको। आप एग्जाम खाली यूपी गूगल में लिखिए एनी एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज इन यूपीएससी, आपको मिल जाएगा पूरा एग्जाम्पल, एक नहीं 10 एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो उसके एक दो एग्जाम्पल आपको लोगों को लग रहे हैं जो आम जीवन में है उसको आप लोग लिख लीजिए। ऐसे करके लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को अलग अलग फिलोसफर की बात की गई है। ठीक है, एथिक्स में 2-3 फिलोसफर है उनकी बात की गई है, डिटेल में पढ़ाएंगे सर आप लोगों को, पढ़ लेंगे ज़्यादा बेटर है आप लोग, है ना, खुद से तो नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासेस एक बार कंप्लीट कर लीजिए आप, क्लासेस एक बार सभी सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में फिर अपनी प्रिपरेशन को आप इधर उधर मॉडिफाई कर सकते हैं, जो लगेगा कम ज़्यादा हो रहा है उसको अपने से नोट्स बना लिए, है ना। किसी प्लान तो बहुत सुन है लेकिन वो सुन हो नहीं पाता, क्योंकि आप लोगों को 4.5 घंटा 5 घंटा तो बैठा ही रहे, और कितना बैठाएंगे बताओ, है कि नहीं। और मुझे नहीं लगता रोड मैप, मेरे को लग रहा है मई जून में हो जाना चाहिए, मई जून तक नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा फिर। अगर इसमें करंट अफेयर्स की क्लास जोड़ देना तो फिर तो वारे न्यारे हैं। नहीं सर, तो मतलब जैसे हफ्ते में एक दिन या फिर 15 दिन में एक दिन ऐसा करंट अफेयर्स का, मतलब एटलीस्ट वो डिस्कशन तो करंट अफेयर्स के लिए एक ये चीज किया जा सकता है कि आप लोगों को करंट अफेयर की जो मैगजीन छूटी हुई है ना वो आप लोगों को एक साथ प्रोवाइड हो जाएगी। में फिर वो वैसे पढ़ाई नहीं होती, एक बार तो आप करंट अफेयर इतना बड़ा है ना कि शेष पूरा करवाना भी पॉसिबल नहीं है क्लासेस तो के साथ। आप यही से शुरू करते हैं 15 दिन करंट अफेयर्स के लिए ये हम लोग कर सकते हैं एक चीज, क्लासेस को ना डिसरप्ट करके आपका रिकॉर्डिंग हो जाए क्लास का, और रिकॉर्डिंग को डाल देंगे आप लोग ताकि उसको ऐप में देख सके, या फिर हम लोग ऑफलाइन जैसे आप लोग क्लास टाइमिंग को डिसरप्ट ना करके मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर दिए, फिर आप लोगों के ऐप में डल गया तो आप लोग वहां से एक्सेस उसको कर लिए। फिर क्लास को डिसरप्ट करेंगे मतलब 2 घंटे की क्लास चाहिए उसके लिए, और 2 घंटे की क्लास हुआ मतलब कोई और सब्जेक्ट की क्लास रुकेगी, तो उसमें डिसरप्शन आ जाएगा। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन जिसमें एकदम सिर्फ बेसिक ताकि हम सैटरडे लोग को ऐसे भी हो पेपर रहे रहता है, हर एक सैटरडे के बाद। या फिर संडे तो अभी क्लास ही हो रही है, किया जा सकता है। मतलब हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में, जैसे नहीं मैनेज हो रहा है तो 15 दिन में एक दिन। नहीं तो उसमें भी बहुत सिलेक्टिव लेना पड़ेगा, मतलब बहुत सिलेक्टिव लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर इतना ज्यादा है ना कि आपको सिलेक्टिव लेना पड़ेगा। या फिर ये किया जा सकता है, मंथली मंथली किया जा सकता था कि मंथ में 2 क्लास लगा दिए, इसमें मंथ के सारे करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए, और ये स्टार्टिंग से होता तो ठीक रहता कि आपको हर महीने 2 क्लास 3 क्लास में पूरे महीने करंट अफेयर जो मेन मेन है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो कवर। हाँ तो वो क्या है मतलब बाई हैबिट हम लोग का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक करते हैं, नेक्स्ट वीक सैटरडे को करते हैं, एक दिन करंट अफेयर की क्लास करते हैं 1.5-2 घंटे की, जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए, कवर हो जाए। मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट भी हो गए तो काफी है सर, मतलब हमारे लिए ऐसे एटलीस्ट इनिशिएट एक काम करेंगे ना हम लोग, जो नहीं फिर इकोनॉमिक्स का लेक्चर आप लोगों का वो होगा, डिसरप्ट होगा, कोई ना कोई लेक्चर को डिसरप्ट तो करना ही पड़ेगा सर। किसी दो भी चीज के लिए। चीज एक आप रिकॉर्डिंग में जो वो डिटेल वाला डाल दीजिए सर, और जो रिकॉर्डिंग में जो ऑफलाइन करेंगे ना, रिकॉर्डिंग आप एक हफ्ते या 15 दिन पहले जो कर दे, ऑफलाइन में सिर्फ उसका ऐसे ही सामने से डिस्कस करके, तो हम लोग देख के और आप दूसरी बार डिस्कस करेंगे तो
मैं भी रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? इतना जो यूट्यूब में इतने सारे हैं कि देखते देखते पागल। तो वो तो देखो क्या एक टीचर से दो टीचर पढ़ना, एक ही टीचर से पढ़ना वो ज्यादा बेहतर मतलब मेरे को लगता है। तो रिकॉर्डिंग तो फिर तो वैसे बोलोगे तो यूट्यूब से पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी हो सकती है, तो तो वो एक अलग सोर्स है। समझ आता है, नहीं समझ आएगा तो न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे यही पता चल जाएगा। हम लोग को नहीं आता। अभी तक नहीं है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना अभी तक नहीं आया, किसी को नहीं आया। तुम लोग को साल भर हो गया न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आया अभी तक के, सिलेबस रटा है, सिलेबस भी नहीं रटा, 1 2 3 4 जीएस 1 2 3 4, सब्जेक्ट तो मेन मेन 3 3 4 4 है, वो नहीं सब टॉपिक रटा है। तो क्या कर रहे हो फिर साल भर से तुम लोग। मैं बोला था ना स्टडी, अपने स्टडी टेबल में 1 2 3 4 के सिलेबस लगा के रखना, और डेली सोने उठने से पहले एक बार रिवाइज करना उसको। सिलेबस भी नहीं रटा अभी तक कि आप लोगों को 1 2 3 4, तो दिक्कत है, फिर तो आप लोगों की कहीं प्रिपरेशन में लैग है। और करंट अफेयर की एज सच क्लासेस ना होती ही नहीं है कहीं पे। करंट अफेयर मतलब आप लोगों को कवर करना होता है थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू करंट अफेयर मैगजीन, बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो कर ले लेंगे 1 2 लेक्चर्स अपन, मतलब मंथली बेसिस पे ले लेंगे। आप जो बोल रहे हैं वो भी एक सही चीज मेरे को लग रहा है कि आप रिकॉर्ड करके वो कर दें और एक दिन कंपाइल करके उसको जो मेन मेन उसमें से भी मेन मेन जो लास्ट में काम आया, जैसे अपन लास्ट में फर्रा बनाते हैं वैसा टाइप, तो वो हो सकता है क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक जो है आप पढ़ा चुके हैं, तो इसको यहाँ से देख लीजिए, ऐसा भी एटलीस्ट वो इनिशिएट हो फिर बाद में। ठीक है वैसा कर लेंगे, नहीं वैसा हो जाएगा, कोई पॉसिबल वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मेन करते करते भी मेन मेन पढ़ेंगे ना तो इतना मेन मेन आएगा ना कि वो खत्म ही नहीं होगा। यूपीएससी में है ही पूरा धरती है, मेन मेन करते करते पॉलिटी के 10 न्यूज़ पढ़ोगे, इकोनॉमी के 10, ज्योग्राफी के 10, इन्वायरमेंट के 10, हिस्ट्री के 10, हो गया मेन मेन में खत्म। और एक दिन में कितनी टॉपिक की होगी, मेरे को नहीं लगता 10 टॉपिक से ऊपर एक दिन में आप कवर कर भी पाएंगे, जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे तो। कितना जल्दी भी पढ़ेंगे, 10 एक घंटे में 10 से ऊपर नहीं हो पाएगा। उसके डेडिकेटेड आपको एक प्लान अप चाहिए, मतलब डेडिकेटेड 2 ढाई घंटे की क्लास चाहिए उसके लिए। वही है, मुझे जो सही लग रहा है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग डालना बेस्ट रहेगा। मैगजीन बना रहे हैं, हाँ हाँ वो मैगजीन में ही जैसे मतलब उसको पीडीएफ में आप एक्सेस करके उसी को एक बार करा देंगे। अच्छा वैसा टाइप का बोल रहे हैं क्या। मतलब मैगजीन आप बना ही नहीं एक एक काम करते हैं ना, एक दिन सेशन रखते हैं ऐसे ही करंट अफेयर का, देखते हैं कैसे जाता है वो, एक सेशन रखते हैं करंट अफेयर का, ठीक है। मेरे को तो ये वाला मतलब मैगजीन वाला नहीं लग रहा, आप नोट्स भी दे दोगे, वो नोट्स आपके साथ हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, ऐसे आप हमको दोगे तो हम टच नहीं करेंगे। नहीं तो जो नोट्स मिलने वाले हैं ना मैगजीन के आपको, वैसे बहुत क्रिस्प मिलने वाले, क्रिस्प मतलब टॉपिक है, मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई, तो उस पर 5 6 लाइन दिया हुआ है, उतना ही इनफ है, उतना ही इनफ है। नोट्स को यहीं पे आप पढ़ना, अच्छा उस नोट्स में यहीं पे पढ़ा दूंगा, okay। मतलब नोट्स फिर हमको घर जाके मतलब पहली बार पढ़ना ही डिफिकल्ट रहता है, एक बार यदि आप यहाँ पे कर बेटर है वैसे ही करते हैं। आपको लिखने का भी वो नहीं जो नोट्स रहेगा ना उसी को, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है वैसे कर लेंगे। ठीक है। अच्छा तीसरा पॉइंट, तीसरा ये ग्लोबल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को क्या करना, अट्रैक्ट करना, कहां पे, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में ग्लोबल बिजनेस और जितने भी एफडीआई हैं, एफपीआई हैं, उसमें क्या करना, इंडिया में अट्रैक्ट करना। अभी देखेंगे गवर्नमेंट ने मैट को 14% कर दिया, मैट जो पहले 15% था वो कितना हो गया, 14% हो गया। मैट क्या होता है, मैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट बोलते हैं। अब मैट क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, आप देखेंगे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का मतलब ये होता है गवर्नमेंट जो है, चाहे कंपनी कितना भी कमाए, गवर्नमेंट 15% टैक्स के रूप में लेती है, किससे, कंपनी से, कॉरपोरेट से, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं गवर्नमेंट उनसे 15% टैक्स लेती। एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, लेट सपोज एक कंपनी है, लेट सपोज रिलायंस है, रिलायंस ने 100 करोड़ रुपए कमाए, रिलायंस ने 100 करोड़ रुपए कमाए। अब दो तरह से देखेंगे, रिलायंस जब अपना टैक्स कैलकुलेट करने बैठे तो रिलायंस तो कोशिश करेगा कि वो कितने से कितना टैक्स बचा पाए, वो अपने बेस्ट से बेस्ट सीए को लगाएगा कि यहाँ का डोनेशन को हटाओ, यहाँ में एनजीओ में हम लोगों ने पैसा किया
उसको डिडक्ट करो। यहां हम लोगों ने इन्वायरमेंट के लिए किया, जो भी जितने भी टैक्स फ्री सोर्सेस है क्या करेगा रिलायंस, उसको पहले ऐड करेगा। रिलायंस कोशिश करेगा कि हम जो 100 करोड़ कमाए हैं इसमें से सिर्फ हम लोग टैक्स की इनकम किसको दिखाएं, कम से कम, मतलब 20 करोड़ या 30 करोड़ हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम दिखाएंगे। वो कोशिश करेगा 100 करोड़ को दबाने की कोशिश करेगा कितने, 20 से 30 करोड़ में, कि हम लोग कैसे 20 से 30 करोड़ रुपए दिखाएं ताकि हमारा टैक्स जो है वो 20 से 30 करोड़ पे लगे, ना कि 100 करोड़ पे लगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रिलायंस अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो रिलायंस ने अपने टैक्स को कम करने की कोशिश किया, कितना, लेट सपोज रिलायंस ने कर दिया 20 करोड़, बाकी उसने 80 करोड़ दिखा दिया कि हमने कम्युनिटी के लिए किया, बाकी 80 करोड़ दिखा दिया हम लोगों ने किसके लिए किया, इन्वायरमेंट के लिए किया, सस्टेनेबिलिटी के लिए किया, एनजीओ के लिए किया, ठीक है, जिसमें भी टैक्स एग्जम्पशन है उसके लिए उसने दिखा दिया। तो जो 20 से 30 करोड़ रुपए जिसपे रिलायंस का टैक्स लगने वाला है उसके हिसाब से रिलायंस को टैक्स कितना देना है, मान लो 1 करोड़ रुपए। रिलायंस को कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, 1 करोड़ रुपए। और गवर्नमेंट बोलती है आपका जितना रिवेन्यू है 100 करोड़ रुपए, उसका 15% कितना होगा, 15 करोड़ रुपए, ठीक है। गवर्नमेंट का टोटल, रिलायंस के टोटल रिवेन्यू में से कितना है, 15 करोड़, 15%, ठीक है। और रिलायंस के हिसाब से टैक्स कितना है, 1 करोड़। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपका जो नॉर्मल टैक्स प्रोसीजर है उससे और मैट से, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब अब गवर्नमेंट कंपनी कितना पे करेगी, 15 करोड़, दोनों में से जो ज्यादा होगा। हो सकता है मैट के थ्रू 15 करोड़ आ रहा हो और गवर्नमेंट के टैक्स के थ्रू वो 20 करोड़ आ रहा हो, तो कंपनी को कितना पे करना होगा, 15 करोड़ ही पे करना होगा। नहीं, दोनों में से दो ज्यादा, जो ज्यादा है तो 20 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो ज्यादा हो, चाहे वो नॉर्मल प्रोसीजर से टैक्स ज्यादा हो या मैट से ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट क्या की है, कंपनियों के लाभ को बढ़ाने के लिए 1% मैट को भी गवर्नमेंट क्या कर दिए, कम कर दिया। 15% जो कि पहले था उसको कितना कर दिया, अभी 14% कर दी है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? डाउट तो नहीं किसी को कि नहीं समझ में आया? एनीवन समझ में आया? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मतलब मिनिमम आपको इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, और ये किस पे लागू होता है, किसी भी कंपनी पे लागू होता है, या कोई बहुत बड़ा इंडिविजुअल सेलिब्रिटी हो गया, जैसे मान लो अक्षय कुमार हो गया या धोनी हो गया, विराट कोहली हो गए, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, उनके लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है। तो आपको बोला जाता है या तो आप नॉर्मल तरीके से टैक्स कैलकुलेट करो और आप लोग मैट से कैलकुलेट करो, दोनों में से जो ज्यादा है वो आपको पे करना पड़ेगा। समझे आप बात? ठीक है। तो गवर्नर ने फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए मैट को 1% कम कर दिया, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू इनेबल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन डेटा सेंटर, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है यहां पे, गवर्नमेंट किसकी बात कर रही है, टैक्स हॉलिडे की बात कर रही है। अब टैक्स हॉलिडे क्या होता है, एनीवन? टैक्स हॉलिडे क्या होता है? टैक्स हॉलिडे क्या होता है, लिखा ना यहाँ पे टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे मतलब आपको टैक्स नहीं पटाना है। टैक्स हॉलिडे मतलब आपको टैक्स नहीं पटाना है। यदि कोई बाहर की कंपनी, कोई भी बाहर की कंपनी जो क्लाउड सर्विसेज मतलब जितने भी आप लोग इंटरनेट, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये किसमें चल रहा है, ये क्लाउड सर्विसेज में चल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जितनी भी बाहर की कंपनी है जो क्लाउड सर्विसेज में चल रही हैं, तो वो सब कंपनी यदि अपना डेटा सेंटर इंडिया में खोले तो हम लोग उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड करेंगे। मतलब उनसे हम लोग कर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना डेटा सेंटर कहां से दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे एक तो इंडिया के कस्टमर, इंडिया के ग्राहकों को सर्विसेज का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में जो सर्विसेज इंडिया में, इंडिया के डेटा सेंटर में उन लोग दे रहे हैं,
वो भी किसको मिलेगी, वो इंडिया की एक कंपनी को ही मिलेगी। समझ रहे बात को? जो बाहर की कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर खोलने की बात कर रही है, वो किसको मिलेगी, इंडिया में किसी कंपनी को मिलेगी, ताकि यहां के कस्टमर को बेनिफिट हो और यहां के इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हो। ठीक है, उनको क्या है, उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, टैक्स हॉलिडे मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट ग्लोबल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, कि यहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें और यहां पे लोग व्यापार अपना बढ़ाएं। ठीक है, अगेन ये किसका एग्जांपल होगा, अगेन ये एग्जांपल होगा एफडीआई का, एफडीआई का एग्जांपल होगा। ठीक है, फिर क्या किया, मैट को कम कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल, डेटा सेंटर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। डेटा सेंटर हमारा यूज करेंगे हाँ डेवलप भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, वो तो बनता भी उतना, डेवलप भी करेंगे, उसमें एक इकोसिस्टम बना देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उनका सिस्टम अलग होगा, इंडिया का सिस्टम है जो मैट है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है। हाँ ट्रेन भी हो जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे उसमें। क्या बोलो, नहीं बल्कि मैट जो है वो कम हुआ है, पहले मैट 20% था, फिर धीरे से घटा के उसको 15 किए, फिर अभी 14 किए, तो मैट धीरे 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 और कम हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट आगे, मैट लगाना भी जरूरी है, नहीं तो कोई क्या करता है, उसका शोषण भी कर सकता है। जितनी कंपनियां हैं वो टैक्स का चोरी भी कर सकती है, बहुत कंपनियां करती हैं टैक्स की चोरी। क्या बोल रहे हो, टैक्स बचाने के लिए भी लोग चोरी करते हैं। कम हो रहा है 100 करोड़, टैक्स पे करना 20 करोड़ का, तो वो 100 करोड़ को कैसे भी करके कम दिखाने की कोशिश करेगा। राइट या फेक बिल करेगा, राइट विंडो राइट राइट ड्रेसिंग राइट करेगा, राइट 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 राइट। 20 करोड़ तो और ऐसी ब्लैक मनी जब देखिए वो तो वे है, वो तो लूप होल्स है ही सिस्टम में, जो आप जो बात कर रहे हो सिस्टम का लूप होल्स तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दे रही है कि दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब लेट सपोज किसी ने अपने नॉर्मल उसमें बुक्स में दिखाया है कि 100 करोड़ का उनका इनकम दिखाया है, और वो डिडक्शन करते करते 20-30 करोड़ में पहुंच गए, तो उसके हिसाब से तो उसका टैक्स कम बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट, मिलेगा कि वो आगे और करे। और जो क्या तुम्हारे हिसाब से 1 करोड़ टैक्स उनको देना चाहिए? 100 करोड़ है उसको हम लोग 20-20 करोड़ दिखा रहे हैं, वो बीच में जो हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब कि ऑक्शन में जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ हाँ एग्जाम्पशन हो जाता है, ठीक है कम भी लगाती है। ठीक है, ऐसा करना ज्यादा सही है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो दिख रहा है कि आपसे हम लोग कितना मांग रहे हैं, सिर्फ 15% मांग रहे, 14% मांग रहे, और आपके पूरे बिजनेस का जब आप 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ में के इन्वेस्टमेंट में खेलोगे, तो आप 14% भी गवर्नमेंट को नहीं दोगे, जहां पे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जहां पे अपना काम बना रहे हो, तो वो तो इलीगल हो गया ना। है कि आप एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हो, पहली सिस्टम की जरिए आप एमएसएमई को एमएसएमई ही रहने देना चाह रहे हो, नहीं तो ये एमएसएमई में एप्लीकेबल होगा भी नहीं। एमएसएमई आगे बढ़ते जा रहे हैं और आर्ट्स के अगर उसको इसमें एग्जेम्पशन मिल रहा है तो हमेशा एमएसएमई बन के रहेगा। तो ठीक है ना, अगर आप एक ठीक, अगर आप गवर्नमेंट का नॉर्मल रूल भी देखो, गवर्नमेंट का आप नॉर्मल रूल भी देखो, जो व्यक्ति 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर पैसा कमाता है, उसमें गवर्नमेंट कितना परसेंट टैक्स लगाती है, कितना परसेंट टैक्स लगाती है बताओ? हाँ 15 से 20% से ऊपर है, उसके बाद सरचार्ज गवर्नमेंट 3 से 4% अलग लगा रही है, कितना हो गया, 24-25% इंसान टैक्स पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे कमी कर रही है, कितना बोल रही है, 14% करने के लिए, और वो कितना पे कर रहा है, सरचार्ज लगा के, बाकी सभी चीज को लगा के 25% के आसपास पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट तो उनको सपोर्ट ही कर रही है कि आप मैट के रूप में 14% दो, और नहीं तो उसके रूप में आप 25% दो, जो आपको कम लगता है, जो ज्यादा लगता है मतलब। ठीक है, और ये सभी के लिए नहीं, एमएसएमई में एप्लीकेबल नहीं होता मैट, मैट होता है हाई इंडिविजुअल पर्सन पे, हाई इंडिविजुअल पर्सन पे। मैं एमएसएमई तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, एमएसएमई में नहीं लगता, बड़ी कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, उन लोग के लिए है ये, बड़ी कंपनी के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, लास्ट है, हाँ लास्ट, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग।
गवर्नमेंट ने क्या बोला, जितने भी आप लोग पर्सनल यूज के लिए सामान मंगवाते हैं बाहर देश से पर्सनल यूज के लिए जितना भी सामान मंगवाते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, 10% ड्यूटी माफ कर रही है। 20% से कितना कर दी गवर्नमेंट, 10% कर दी। ठीक है, जीवन यापन को सुगम बनाना, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए मैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग वस्तुओं पर टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव करती हूं। ठीक है, तो यदि आप पर्सनल यूज के लिए गोल्ड, सिल्वर, महंगे फोन्स, कार्स ये सब मंगवा रहे हैं तो गवर्नमेंट उस पर 20% से जाएगा 10% उस पर टैक्स ले रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो लोग कैंसर से सफर कर रहे हैं तो जो यूएस से दवाई आती है तो लगभग 17 दवाइयों में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ड्यूटी को क्या कर रही है, एग्जम्प्ट कर रही है, पूरा उस पर ड्यूटी हटा रही ताकि इंडिया के मार्केट में उसकी दवाई की कीमत और कम हो सके। ठीक है, शुल्क हटा रही गवर्नमेंट। मरीजों विशेषकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मैं 17 दवाओं या औषधियों पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। ठीक है, हो गया। ठीक है, बाकी देखिए बजट में ना और भी बहुत सारी चीजें हैं कि प्लास्टिक्स में कम हुआ है, टेक्सटाइल में कम हुआ है, पेट्रोकेमिकल्स में कम हुआ है, बट वो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। मतलब जो वो जीएसटी पढ़ रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, उनको उनके लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तैयारी कर रहा है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक एक चीज को बारीकी से देखना कि फर्टिलाइजर में कितना कस्टम ड्यूटी हो गया, कपड़े में कितना हो गया, एसी में कितना हो गया, फ्रिज में कितना हो गया, परफ्यूम में कितना हो गया, गोल्ड में कितना हो गया, सिल्वर में कितना हो गया, फोन में कितना, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया, सिंपल। ठीक है, कल से क्लास चालू करते नॉर्मल। आप लोगों का बजट कंप्लीट और आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट, पूरा 1 महीना लग गया। 22-23 इकोनॉमिक सर्वे, 10 बजट, 34 लेक्चर। ठीक है, चले कल टेस्ट है आप लोगों का, कल टेस्ट है ना, शनिवार है ना कल, नहीं पता, कल है कि परसों, अगले सैटरडे? अगले सैटरडे सी सेट है। अब कंटिन्यू है तुम लोग को, शेड्यूल देखो ढंग से एक बार, शेड्यूल देखो ना। अभी का रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट रेडी है, रिजल्ट रेडी है, बस उसको तुम्हारे ओएमआर को ना वो स्कैन करना है, रिजल्ट रेडी है, तुरंत हो जाएगा वो। हाँ, मेन सब नहीं होगा आपको। अच्छा, वो जो कॉपीज बची हैं उसकी बोल रहे हो, वो भी मिल जाएगी आपकी कुछ दिन में। अब सिर्फ प्री होगा, प्रीलिम्स तक प्री होगा, पूरा पूरा फुल है। अब हाफ लेंथ सर वो सब गया, खत्म, फुल है। कल जो आप लोगों का होगा प्रीलिम्स का होगा, जीएस का 2 घंटे का पेपर होगा, फुल होगा, और दूसरा कोई पेपर नहीं होगा। और अगले हफ्ते सी सेट होगा। किसका? कल ही करवा दे। नहीं वो तो हो जाएगा, मेरी प्रिपरेशन तो हो जाएगी, बट जो टेस्ट है वो शेड्यूल पे रहे तो मेरे हिसाब से सही है। और भी 4-5 बच्चे हैं बाहर के, है ना, टेस्ट शेड्यूल पे। नहीं ऐसा कर सकते हैं, या तो कल हम लोग 4 से 5:30 करंट अफेयर की क्लास रख लेते हैं कल, ठीक है, और 5:30 से फिर आप लोगों का टेस्ट रहेगा। देखो क्या है, अभी तुम्हारा जीएस का फुल है, कल अगले हफ्ते सी सेट का टेस्ट है, उसके अगले हफ्ते फिर जीएस का टेस्ट है, उसके अगले हफ्ते फिर सी सेट का टेस्ट है। हाँ मतलब एक एक रैंडम, उसके बाद वाला जो हफ्ते होगा उसमें दोनों होगा एक साथ। मतलब प्री के जब पास में आएंगे एकदम प्री के नियर में तो दोनों होगा, प्री मेंस मतलब प्री के दोनों, जीएस सी सेट एक ही दिन होगा। वैसा आप लोगों का 2 टेस्ट है, ऐसे करके आप लोगों का चलेगा, समझे। और नेक्स्ट जो सी सेट का टेस्ट है वो सोच रहे हैं कि ओपन करने के लिए, ओपन मतलब सभी के लिए, कोई भी आके दे सकता है। अब कितने लोग आएंगे नहीं पता, 1 आए, 2 आए, 10 आए, 20 आए, अपने को नहीं पता, तो ओपन रखेंगे नेक्स्ट जो सी सेट का टेस्ट रहेगा,
तो देखते हैं क्या लेवल है, कंपटीशन है। जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको सी सेट की जरूरत है अभी, तो ओपन रखते हैं। आप लोगों का भी जब तक एक हफ्ते में थोड़ा बहुत और सिलेबस आगे बढ़ जाएगा सी सेट का, है ना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम लोगों ने इनफ प्रैक्टिस कर ली है, जैसे आता है वैसे ही आएगा।